हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं वही टॉपिक लेकर के आई हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक पर। और मैंने यहाँ पर कोई भी स्लाइड नहीं लेकर के आई हूँ, आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ जो पिक्चर्स हैं पिक्चराइजेशन के थ्रू जो मैं कराने वाली हूँ। अगर आप पॉसिबल हो तो आप जो वो नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जिससे क्या हो सकता है कि जो भी पॉइंट मैं बोलती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे, आप वो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। देखिए जो यहाँ पर टॉपिक आपको शो हो रहा है, यहाँ पर जो ये स्लाइड शो हो रही है, जो स्लाइड है इसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है? कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन क्या होता है। देखिए, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोडक्ट की हमें नीड है, कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट की नीड होती है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को जब एक कस्टमर खरीदने जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करता है। ठीक है, कि मतलब कि अगर मान लीजिए वो एक डेली रूटीन के प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, और जब अगर वो किसी कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल या स्कूटी, अगर इन चीज़ों को खरीदने के लिए जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो बिहेवियर है वो अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट पर। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स में लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर आपको हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है। वर्टिकल एक्सिस पर आपको दिखाई दे रहा है सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड। ठीक है, हम बात करेंगे इस मैट्रिक्स को समझने की। ये मैट्रिक्स क्या कहती है, और इस मैट्रिक्स के अंदर 4 तरीके के आपको बाइंग बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की। क्या होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर? जब भी एक कस्टमर किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाता है, किसी ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जा रहा है जिससे वो बिल्कुल ही अनफेमिलर है, या मैं बोल सकती हूँ जिसको पहली बार खरीद रहा है, या वो उसको बार बार परचेज नहीं करता है, इनफ्रीक्वेंटली परचेज करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी? उसमें उसकी हाई इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि वो उसे बार बार नहीं खरीद रहा है। उसके लिए उसमें रिस्क भी है, उसके लिए वो पहले से रिसर्च भी करके आया है। ठीक है, पहले उसने चीज़ों को कंपेयर किया होगा, समझा होगा, उसके बाद वो डिसीजन ले रहा है उस चीज़ को खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो बाइंग बिहेवियर वो कैसा है? वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की सिचुएशन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनमें उसको क्या करना पड़ रहा है? डिफरेंस करना पड़ रहा है कि वो कौन से प्रोडक्ट को ले। ठीक है, तो इसमें कंज्यूमर कंपेयर करता है, रिसर्च करता है प्रोडक्ट को लेने से पहले, हाई इन्वॉल्वमेंट होती है, हाई रिस्क होता है कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंड होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में क्या होता है? कस्टमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो हाई ही है, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस ब्रांड के बीच में वो कर पा रहा है ना, वो बहुत ही कम है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है यहाँ भी प्रोडक्ट वो हाई प्राइस वाले खरीद रहा है, इनफ्रीक्वेंटली ही परचेज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको अपनी चॉइसेस को लेकर के डाउट हो सकता है। इसीलिए मार्केटर क्या करता है? मार्केटर ना प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि कस्टमर को अपनी चॉइस पर रिग्रेट ना हो, अपनी चॉइस को लेकर के डाउट ना हो, उसका डिसोनेंस रिड्यूस हो जाए। हम सभी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो प्रोसेस है हम उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर पोस्ट परचेज बिहेवियर, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं, कि कस्टमर जब चीज़ को खरीद लेता है तो उसको डाउट होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट सही खरीदा है या गलत खरीद लिया है। तो इसी डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए एक बाइंग बिहेवियर है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसीलिए मार्केटर उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट पर डाउट ना हो, उसको लेकर के किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि उसे एक आइडियल प्रोडक्ट मिल जाए, उसे कम से कम रिसर्च करनी पड़े, प्रॉपर टाइम हो और प्रॉपर बजट में वो चीज़ को आसानी से खरीद ले। उसके बाद हम बात करते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या होता है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कस्टमर की जो इन्वॉल्वमेंट है, आप देख रहे हैं कैसी है? लो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो डिफरेंसेस अब भी फ्यू ब्रांड के बीच में ही कर रहा है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट आते हैं? यहाँ पर वो प्रोडक्ट आते हैं जो डेली रूटीन के होते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, और आप आसानी से डेली रूटीन के प्रोडक्ट होते हैं कि कस्टमर गो फॉर इट एंड बाय इट, आप जाते हो उनको खरीद लाते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में भी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है? लो होती है, लो इन्वॉल्वमेंट होती है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब वैरायटी सीकिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आता है ब्रांड स्विचिंग।
लेकिन इस वर्ड को आप नेगेटिव में ना लीजिएगा। ब्रांड स्विचिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर एक ब्रांड को छोड़ करके किसी दूसरी ब्रांड पर जा रहा है, बट यहाँ पर उसका मेन फोकस ब्रांड को स्विच करना इस वजह से नहीं है कि वो किसी ब्रांड से डिससेटिस्फाई है, बल्कि उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि वो वेराइटीज़ को सीख करना चाहता है। वो चाहता है कि एक वेराइटी से वो किसी दूसरी वेराइटी, उसी ब्रांड की किसी दूसरी वेराइटी को यूज़ करे। वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करना चाहता है, तो इसीलिए वो क्या करता है? वो ब्रांड को स्विच कर देता है। ठीक है, यहाँ पर उसका मेन मोटिव क्या है? वेराइटीज़ को सीख करना है। तो ये किस में आएगा? इन्वॉल्वमेंट कैसी है? लो, लेकिन डिफरेंस कैसा है ब्रांड्स के बीच में? सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उसको पता है कि जो ब्रांड है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए वो वैरायटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस और फ्यू डिफरेंसेस के बीच में, कि कहाँ पर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हाई होगी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर उसको एक तो जहाँ पर उसको कन्फ्यूजन होगी, डाउट होगा, वहाँ पर वो हाई इन्वॉल्वमेंट रखेगा। दूसरा, जहाँ पर वो अपनी हाई इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, पैसा ज़्यादा लगा रहा है जहाँ किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो वहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट हाई होगी। वहीं पर जहाँ पर वो वेराइटीज़ को सीख करेगा वहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी लो होगी, और जहाँ वो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स को खरीदेगा वहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? लो होगी। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या कहता है? वो कहता है हमारे कितने तरीके के गुड्स होते हैं? हमारे होते हैं गुड्स 4 तरीके के। कौन कौन से? एक होता है आपका कन्वीनियंस गुड्स, एक होते हैं आपके शॉपिंग गुड्स, एक होते हैं आपके स्पेशल गुड्स, और एक होते हैं आपके कौन से? अनसॉर्ट गुड्स। क्या होते हैं कन्वीनियंस गुड? कन्वीनियंस गुड्स हम सभी जानते हैं, कन्वीनियंस गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनको आप, हम बोल सकते हैं, जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएं, जिनके लिए हमें किसी तरह की कोई भी रिसर्च ना करनी पड़े, जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को कंपेयर ना करना पड़े। तो हम बोल सकते हैं कि कन्वीनियंस गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि हमारे फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स हम बोल सकते हैं, जिनको एफएमसीजी गुड्स बोला जाता है। उसके बाद हमारे सेकंड आते हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं? शॉपिंग गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनके लिए हमें हाई प्राइस पे करना पड़ता है, जिनको हमें आपस में कंपेयर करना पड़ता है, जिनको हम लेस फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, मतलब बहुत कम परचेज करते हैं जिनको। ठीक है, और कंज्यूमर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है चीज़ों को कंपेयर करने में। केयरफुल कंसिडरेशन होता है कस्टमर का प्राइस को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, प्रोडक्ट की फीचर्स को लेकर के। तो वो आपके शॉपिंग गुड्स के अंदर आते हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज। ठीक है, वहाँ पर आपके शॉपिंग गुड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स के बारे में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनका फीचर कैसी होंगी? यूनिक फीचर होंगी, और जो रेयर टू फाइंड होंगे, जो आसानी से नहीं मिलने वाले, ऐसे गुड्स आपके स्पेशल गुड्स के अंदर आते हैं। प्राइस डेफिनेटली हाई रहने वाले हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट को स्पेशलिटी गुड्स के अंदर रखा जाता है मेनली। ठीक है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके लिए आपको हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं अनसॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं। देखिए, अनसॉर्ट गुड्स जहाँ भी वर्ड आ जाए ना, याद रखिएगा, इंश्योरेंस मेनली एग्जांपल अनसॉर्ट गुड का माना जाता है, जहाँ पर हम एज ए कस्टमर अनअवेयर है, जिनके लिए हम जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमारा मन नहीं है उस चीज़ को खरीदने का, या हमारा मन नहीं है अपना इंश्योरेंस कराने का, लेकिन फिर भी हम पर चीज़ें थोपी जा रही हैं। ठीक है, तो वो जहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग आ जाए ना, वहाँ पर आप अनसॉर्ट गुड्स को याद रखिएगा। सेलिंग कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, अनसॉर्ट गुड्स और एग्रेसिव सेलिंग। तो सेलिंग कंसेप्ट से ही रिलेटेड है आपका अनसॉर्ट गुड्स। ठीक है, अनसॉर्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप खरीदने का सोचते भी नहीं है, जिनको आप इग्नोर करते हैं, और जो मार्केटर हैं वो एग्रेसिव सेलिंग करते हैं उस चीज़ के लिए। पर्सनल सेलिंग भी ज़्यादातर की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैं आपको 3 कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स की। बीसीजी मैट्रिक्स आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या है बताऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे किस बारे में? उसके बाद हम बात करेंगे पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। और थर्ड हम बात करेंगे रोजर का जो मॉडल है, जिसमें आपके 4 तरह के कस्टमर्स होते हैं, मेनली 5 तरह के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, कि कौन सा कस्टमर कौन सी स्टेज में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स की। क्या कहती है बीसीजी मैट्रिक्स? देखिए, बीसीजी मैट्रिक्स आप सभी ने एक मैट्रिक्स पढ़ी होगी इस तरीके की, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके स्टार, यहाँ पर आते हैं आपके क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपके आते हैं कौन? कैश काउ। ठीक है, और यहाँ पर आपके आते हैं कौन? डॉग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस ये वाला है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आपका मार्केट शेयर होता है, और यहाँ पर आपकी मार्केट ग्रोथ होती है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसी में समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर मार्केट शेयर है ऊपर, और साइड में क्या है? मार्केट ग्रोथ है। जब भी हम बात करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स की, तो बीसीजी मैट्रिक्स में क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स में सबसे पहले, बीसीजी मैट्रिक्स है क्या? बीसीजी मैट्रिक्स ग्रुप है
क्या, किस चीज़ का? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसको हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक बिजनेस प्लानिंग टूल है जो यूज़ किया जाता है किसी कंपनी की पोजीशन को लेकर के, कि किसी जो जो एक कंपनी है, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है, या वो ब्रांड पोर्टफोलियो, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनकी ब्रांड्स को इवेल्युएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि कंपनी उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, और वो किस तरीके से ब्रांड्स को इवेल्युएट करती है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये आपको क्या बताती है? ये बताती है कि आपको लो और हाई परफॉर्मेंस शो करती है किसी कंपनी की। कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर है, मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, हाई परफॉर्मेंस है या लो परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से मेरी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है या मेरी कंपनी की मार्केट ग्रोथ बढ़ रही है, ये बताता है आपको बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में क्या होता है? एक्स एक्सिस पर मार्केट शेयर, वाई एक्सिस पर मार्केट ग्रोथ शो होती है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है क्वेश्चन मार्क। क्या होते हैं क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क के अंदर, क्वेश्चन मार्क में क्या है? ये है, मान लीजिए यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कैश काउ है, यहाँ पर डॉग है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क में वो प्रोडक्ट आते हैं जिनका मार्केट शेयर क्या है? मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या है इनका? लो है। मार्केट शेयर क्या है? लो है। लेकिन जिनकी मार्केट ग्रोथ क्या है? मार्केट ग्रोथ जिनकी हाई है, ठीक है। इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जिनके लिए हमें एक हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी आइडियल फर्म होती है ना, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि क्वेश्चन मार्क जो सिचुएशन है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं स्टार में। कैसे? क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल होती है। इनका मार्केट शेयर बेशक लो होता है लेकिन इनकी मार्केट ग्रोथ हाई होती है। इनके अंदर वो पोटेंशियल होती है कि कन्वर्ट कर सकते हैं खुद को स्टार में, ठीक है। इसमें वो प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट आती है जिनके अंदर पोटेंशियल होती है अपने आप को स्टार में कन्वर्ट करने की और अपने आप को एक डोमिनेंट मार्केट शो करने की, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा ना कर पाएँ तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉलो जाते हैं? ये डॉग की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये अपने आप को एक डोमिनेंट मार्केट नहीं बना पाते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक मार्केट लीडर अगर नहीं बन पाती हैं, तो ये डॉग की कैटेगरी में चली जाती हैं, डिक्लाइन स्टेज में चली जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड होते हैं हमारे कौन से? स्टार। स्टार में क्या आते हैं? स्टार में वो आते हैं जिनकी मार्केट शेयर भी हाई है और जिनका मार्केट ग्रोथ भी क्या है? हाई है, ठीक है। जिनका मार्केट शेयर हाई और जिनका मार्केट ग्रोथ हाई, स्टार के अंदर वो लोग आते हैं, सॉरी वो प्रोडक्ट आते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें डेफिनेटली मेरा हाई मार्केट ग्रोथ है, हाई मार्केट शेयर, तो मेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने अपने बिजनेस के अंदर, अपनी बिजनेस यूनिट के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कैश फ्लो सबसे ज़्यादा रखना होगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो कैश जनरेशन, एक कैश यूसेज। मतलब कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैश फ्लो भी ज़्यादा रखना पड़ता है, और दूसरा आपका कैश यूसेज भी ज़्यादा होता है और आपका कैश जनरेशन भी ज़्यादा होता है। ये होती हैं आपकी स्टार। लेकिन जो स्टार के बाद आती हैं ये आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इसीलिए इनको कौन सी स्टेज में रखा जाता है? इसीलिए इनको ग्रोथ की स्टेज में रखा जाता है, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। ये वो बिजनेस यूनिट होती हैं जो मतलब कि जो अपने आप को एक जिनकी मार्केट ग्रोथ भी हाई है और जिनका मार्केट शेयर भी हाई है, ठीक है। अब बात करते हैं कैश काउज की। कैश काउ में कौन आती हैं? कैश काउ में वो बिजनेस यूनिट आती हैं या वो प्रोडक्ट आते हैं कैश काउ के अंदर जिनका मार्केट शेयर तो हाई है बट जिनका मार्केट ग्रोथ क्या है? मार्केट ग्रोथ लो है। ये इंडस्ट्री मैच्योरिटी के स्टेज में क्यों रखी जाती हैं ये आपको समझना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो होती है ना वो मैच्योर होती है, मींस ये कैश जनरेशन ज़्यादा करती हैं लेकिन यूसेज कम। ये अपने पास कैश फ्लो कम रखती हैं लेकिन ये कैश जनरेशन ज़्यादा करती हैं, इसीलिए ये मैच्योरिटी की स्टेज में होती हैं। मतलब कि इनका मेन मोटिव होता है जो रिसोर्सेज आपके पास है ना उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। अगर ये अपना कैश लूज़ कर देती हैं, मतलब कि अगर अगर कैश काउ जो है ना वो अपनी बिजनेस यूनिट को लूज़ कर देती हैं ज़रा सा भी, तो ये कौन सी स्टेज में पहुंच जाएंगी? डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाएंगी, मतलब कि डॉग की स्टेज में पहुंच जाएंगी। इसीलिए उसके बाद हमारा लास्ट में कौन सा आता है? डॉग। डॉग में कौन होती है? जिनका मार्केट शेयर भी लो है, जिनका मार्केट ग्रोथ भी लो है। अगर ये वो होती हैं जिनका सस्टेन करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये कभी भी स्टार नहीं बन पाती हैं, ये कभी भी ग्रोथ स्टेज में नहीं जा सकता। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी, मतलब जिनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने, जैसे नोकिया था, नोकिया जैसे ही नए फ़ोन आए, नए फ़ोन ने जैसे ही अपग्रेडेशन लिया, बाकी जो फ़ोन थे, नोकिया जो था वो डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गया, वो डॉग स्टेज में पहुंच गया। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। यहाँ पर मुझे ये बताना था आपको कि जो पीएलसी है ना जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, देन आपकी ग्रोथ स्टेज होती है, फिर आपकी मैच्योरिटी होती है, देन आपकी डिक्लाइन होती है।
तो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन स्टेज में जिनके अंदर पोटेंशियल है अपने आप को स्टार बनाने का, वो कौन होंगे? वो क्वेश्चन मार्क होंगे। इसको ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। सेकंड, ग्रोथ में कौन होते हैं? ग्रोइंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो स्टार होते हैं जिनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा, जिनका मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा। थर्ड जो होते हैं मैच्योरिटी, अपने आप के अंदर जिनके अंदर जो एक मैच्योर जो इंडस्ट्री है, जिनके अंदर रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की क्षमता है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो खुद एक मैच्योरिटी वाली स्टेज में है, जो यूसेज कम कर रही हैं, लगा कम रही हैं, लेकिन जनरेट ज़्यादा कर रही हैं, वो कौन सी हैं? वो कैश काउ हैं। उसके बाद लास्ट कौन सी है? हमारी डॉग के डिक्लाइन स्टेज में हमारी डॉग चली जाती है। अब पीएलसी क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम सभी जानते हैं हमारी कितनी स्टेज होती हैं? 4 तरह की स्टेज होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा इसको भी कि इंट्रोडक्शन स्टेज क्या कहती है। इंट्रोडक्शन स्टेज हमारी कहती है कि सबसे पहली स्टेज है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारी सबसे पहली स्टेज है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली स्टेज है कि मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है पहले टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है। इस स्टेज में डेफिनेटली डिमांड तो बहुत ही कम होगी क्योंकि लोग अनअवेयर हैं प्रोडक्ट के बारे में। डिमांड कम है तो सेल्स भी बहुत कम होगी, और सेल्स कम है तो प्रॉफिट डेफिनेटली हमारे नेगेटिव में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर मेन फोकस किस चीज़ पर किया जाता है? यहाँ पर मेन फोकस होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ पर मेन फोकस होता है। प्राइस के लिए अगर मैं बोलूँ, प्राइस जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़ मेनली 2 पॉलिसीज़ अडॉप्ट होती हैं, पेनेट्रेशन और स्कीमिंग। हम सभी जानते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी वो होती है जिसके अंदर प्राइस पहले आपके हाई हैं और बाद में आपके लो कर दिए जाते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में उतरता जाता है, जैसे एप्पल कंपनी यही करती है। बात करें पेनेट्रेशन की, तो पेनेट्रेशन पॉलिसीज़ आपकी वो होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि पहले आप प्राइस लो होते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे प्राइस हाई करते जाते हैं, जैसे जियो ने किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर मैं बात करूँ तो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आपका एक टारगेट मार्केट होता है, उस टारगेट को आप लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद है हाई प्रमोशन कॉस्ट होती है। डेफिनेटली अनअवेयर है कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर प्रमोशन कॉस्ट कैसी होगी? हाई होगी। एडवर्टीजमेंट आपको सबसे ज़्यादा कराने होंगे ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबलाइज हो सके, मार्केट में लोग उसको पहचान सकें। उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है हमारी ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होती है? यहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, सेल्स भी बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो मेन फोकस किस पर है? मेन फोकस है मार्केट शेयर को बढ़ाने पर, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपेंड करने पर मेन फोकस है। कंपनी क्या यूज़ करती है? कंपनी यहाँ पर यूज़ कर रही है कौन सी? आफ्टर सेल सर्विसेज, ताकि वो मेंटेन कर सके प्राइस को। यहाँ पर क्या होते हैं? प्राइस कम से कम रखे जाते हैं, डिमांड, ताकि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो? वो ज़्यादा हो। यहाँ पर प्राइस क्या होंगे? थोड़े से कम हो जाते हैं। यहाँ पर प्राइस सबसे कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रखे जाते हैं प्राइस, क्योंकि यहाँ पर मेन प्रोडक्ट को ग्रो करने पर फोकस किया जाता है, ठीक है, ताकि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो और हाई वॉल्यूम, प्रॉफिट को हाई वॉल्यूम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रमोशन भी यहाँ पर ज़्यादा ही होते हैं। अब आपका प्रोडक्ट ना एक पैर जमा चुका है, कहने का मतलब एक मैक्सिमम उस पर जा चुका है, जहाँ पर प्रोडक्ट पीक पर होता है, मींस मार्केट शेयर मैक्सिमम है यहाँ पर, ठीक है। सेल्स क्या है? सेल्स आपके मैक्सिमम, हम बोल सकते हैं कि सेल्स यहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है मार्केट शेयर। आप लोगों को पता होगा, जब भी हम कैश काउ पढ़ते हैं तो कैश काउ के अंदर हमने क्या देखा है? कैश काउ के अंदर हमने देखा है यहाँ पर मार्केट शेयर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मार्केट ग्रोथ है। मार्केट शेयर तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कैश काउ के अंदर हमारे यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखना, ठीक है, अपने प्रॉफिट को बनाकर रखना। इसीलिए कंपनी क्या करती है? कंपनी डिफरेंशिएशन लेकर के आती है अपनी प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर प्राइसिंग लो होते हैं और प्राइस बहुत सेंसिटिव होते हैं। कैश काउ या फिर मैच्योरिटी स्टेज के अंदर प्राइस बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़रा सा भी अगर आपने प्राइस में चेंज किया तो आप डिक्लाइन स्टेज पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। मोर कंपटीशन यहाँ पर होगा, सेल्स पीक पर होगी, प्राइस बहुत सेंसिटिव होंगे मैच्योरिटी स्टेज के अंदर। डिक्लाइन स्टेज कौन सी होती है? जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस होता है, अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करती है, प्रोडक्ट अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए यहाँ पर आप डिस्काउंट का भी यूज़ करते हैं, और मेनली लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं ना उनको टारगेट करते हैं आप डिक्लाइन स्टेज के अंदर। इसीलिए कौन सी उसमें होते हैं? जिनका मार्केट शेयर भी लो होता है, जिनका मार्केट ग्रोथ भी लो होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक लास्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? वो है रोजर का मॉडल। रोजर का मॉडल क्या कहता है? रोजर के मॉडल में आपको जो है 5 तरह के कस्टमर्स दिखाई देते हैं। 5 तरह के कस्टमर्स आपको क्या कहते हैं? देखिए क्या है कि आपको 5 तरह के कस्टमर्स बताए जाएंगे, जिनमें आपका जो पीएलसी है वो किस तरीके से 5 तरह के कस्टमर्स को डिफाइन करता है। सबसे पहले हमारे होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन जो स्टेज है उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको बोला जाता है इनोवेटर,
क्या बोलते हैं उनको, इनोवेटर बोलते हैं। ये कितने परसेंटेज में होते हैं, ये होते हैं 2.5%। इतने इतने परसेंट जो लोग होते हैं ना वो इनोवेटर की कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में उतरा, इनको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है, कहने का मतलब है इनको वो प्रोडक्ट खरीदना है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लोग होते हैं ऐसे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी तरह के लोग आते हैं, तो एंथुसियास्टिक पीपल आते हैं जो इंट्रोडक्शन स्टेज में ही चीज़ों को खरीद लेते हैं। ज़्यादातर यंगर जो जनरेशन होती है और हाई इनकम वाले लोग जो हैं वो इनोवेटर के अंदर आते हैं। सेकेंड है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में आपके आते हैं अर्ली अडॉप्टर। कौन आते हैं, अर्ली अडॉप्टर। इनकी जो कैटेगरी है वो कितनी होती है, वो 13.5%। ये कितने परसेंट लोग होते हैं, ये होते हैं 13.5%। ये वो लोग होते हैं जो सोशली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो चीज़ों को तब खरीदते हैं जब वो दूसरों से ओपिनियन ले लेते हैं। अपने मामा नाना फूफा चाचा, मतलब कि अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, चीज़ों को लेने से पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले उनसे एक तरीके से ओपिनियन मांगते हैं। ये वो ओपिनियन लीडर होते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम कि ओपिनियन लीडर या सोशली और इकोनॉमिकली स्टेबल लोग किसमें आते हैं, अर्ली अडॉप्टर के अंदर आते हैं या ग्रोथ स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आते हैं अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी दोनों ही मेजोरिटी स्टेज के अंदर आएंगे, और कितने परसेंट के लोग होते हैं, ये होते हैं 34% वाले। अर्ली मेजोरिटी में 34 और लेट मेजोरिटी में भी 34%, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अर्ली मेजोरिटी में कौन आते हैं, अर्ली मेजोरिटी में वो लोग आते हैं जो प्राग्मेटिस्टिक होते हैं। प्राग्मेस्टिक कौन से लोग होते हैं, प्राग्मेस्टिक लोग वो होते हैं जो चीज़ों को खरीदते तब हैं जब वाइडली वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो गया हो मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोगों ने उसे खरीद लिया है, उसके बाद वो खरीदते हैं, बहुत सोच विचार के बाद, बहुत प्रैक्टिकली जो होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, ये वो लोग होते हैं। लेट मेजोरिटी में कौन आते हैं, लेट मेजोरिटी में भी 34% ही आते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं और स्केप्टिकल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, संशयवादी, जो चीज़ों को खरीद तो लेते हैं फिर इनको डाउट होता है कि मैंने सही खरीदा या नहीं खरीदा, ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने के लिए, लेकिन उन पर, कहने का मतलब है, इनको तब खरीदते हैं जब जब इनको कोई मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो पुरानी सोच विचार वाले लोग होते हैं ना, कंजर्वेटिव होते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, मेनली वो आते हैं लेट मेजोरिटी के अंदर, ठीक है। और जो बहुत ही संशय करते हैं चीज़ों को खरीदने को लेकर, डाउट होता है जिनको अपनी चॉइसेस पर, वो लोग आते हैं। लास्ट आता है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें आते हैं आपके लेगार्ड्स। लेगार्ड्स में आते हैं आपके 16% लोग। ये कौन से लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशन बाउंड होते हैं, जो कल्चर बाउंड होते हैं। जैसे हमारे जो दादा दादी हैं, जो हमारे ओल्डर जो पीपल होते हैं ना, वो जिनकी इनकम बहुत कम होती है, जो हाई ट्रेडिशनल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं ना, वो लोग इसके अंदर आते हैं, जो कभी भी नए प्रोडक्ट को नहीं करते। ये कभी भी इनोवेटर नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा लेगार्ड्स के अंदर आते हैं, जो डिक्लाइन स्टेज में प्रोडक्ट जब चला जाता है तब उसको खरीदते हैं। आई होप ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया है, पहला वाला जो मेरा टॉपिक था वो था कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सेकंड जो मेरा टॉपिक था वो था आपके टाइप ऑफ गुड्स। थर्ड जो मेरा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाए हैं, BCG मैट्रिक्स, PLC, और लास्ट में मैंने आपको रोजर का मॉडल, जिसमें आपके 5 तरह के कस्टमर्स मैंने आपको बताए हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं फिर स्लाइड्स के थ्रू इसको समझाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।